जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि यूपीएससी हिंदी ने वादा किया था कि हर जो क्रैश कोर्स का जब सेक्शन कंप्लीट होगा तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर केवल कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात की जा रही है। फोकस किस बात पे रहेगा अभी हम लोग देखेंगे। पहले मैं बता दूं कि यूपीएससी हिंदी यानी हम लोग पास एक बहुत आसान एक तरीका था कि हम लोग क्या करते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओपन करते, ऐसे रीड करके यहाँ पर चले जाते। ठीक है, और आप देखोगे प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी भी है। यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत डिटेल में वहां पे डिस्कशन किए गए, प्रॉपर सही से डिस्कशन किए गए। ठीक है, लेकिन अब क्रैश कोर्स में इसको शामिल करने का क्या महत्वपूर्ण बात थी, क्यों इसको क्रैश कोर्स में शामिल किया गया? तो उसका सबसे प्रमुख कारण जो है, कुछ एप्टीट्यूड से जुड़ी हुई बातें हैं जो मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से करना चाहता था। इसलिए हम लोग ने ये सेक्शन भी इसमें शामिल किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग क्रैश कोर्स में रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग क्रैश कोर्स कर रहे होंगे, पिछले एक हफ्तों में उन्होंने देखा होगा कि अपने एप्टीट्यूड में लेके, खासतौर पे आप एक हफ्ते पहले क्या थे, अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसा फील आ रहा है, वो चेंज निश्चय ही आपको दिख रहा होगा। दूसरी बात मैं बता दूं कि कुछ लोग का कमेंट आ रहा था टेलीग्राम चैनल पे, कुछ लोग डाउट्स पूछ रहे थे, तो वहां पे पूछ रहे थे कि सर मैंने 15 महीने से तैयारी की और 15 महीने पहले जहां पे मैं था अभी भी मैं वहीं पर हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इंप्रूवमेंट क्या किया, 15 महीने में मैंने क्या किया। ठीक है, तो इस जब ये कमेंट आया तो इसके बाद कई लोगों ने इस पे +1 +1 +1 बनाए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को सेम प्रॉब्लम हो रही थी। तो सही बात है, कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देते हैं और बाकी लोग क्या करते हैं, दूसरों के कंधे पे रख के हथियार चलाते हैं। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आज के वीडियो में आप देख पाएंगे। ठीक है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आज के वीडियो में आप देख पाएंगे। जैसे आप समझिएगा दोस्तों, एक अप्रोच होती है, हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, यहाँ का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं अप्रोच से। आप इस बात को थोड़ा सा समझेंगे, फील लीजिए कि क्या पढ़ना है। एक जब हम लोग तैयारी करने जाते हैं, तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम आती है कि क्या पढ़ना है, दूसरी जो प्रॉब्लम आती है कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो हमारे साथ दो प्रॉब्लम बड़ी आती है। ठीक है, अब क्या पढ़ना है, तो इसमें आप देखोगे बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो भर भर के पड़े हुए हैं। ठीक है, सारा बताते फिरते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो पॉलिटी के लिए, जियोग्राफी के लिए जीसी लियोंग पढ़ लो, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लो, है ना, बिपिन चंद्रा पढ़ लो, ये सब पढ़ लो, 50 चीज टॉपर्स, है ना, 50 चीज बताते हैं। अच्छा, पढ़ते भी सारे लोग हैं भाई, हर साल 7-8 लोग एग्जाम दे रहे हैं, मान लो 7 से 8 लाख लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं हर साल। ठीक है, हर साल मान लो इतने लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो करीब मान के चलो 5 लाख तो लोग किताबें जरूर पढ़ते होंगे, 5 लाख लोग किताबें तो जरूर पढ़ते होंगे, निश्चय ही पढ़ते होंगे। 5 लाख प्लस पढ़ते होंगे, कई लोग 2-3 साल बाद भी तैयारी करते हैं तो वो भी लोग पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन सिलेक्शन कितने का होता है? 600, है ना। यूपीपीसीएस में कितने का हो रहा है? मेनली 300, इतने का ही तो सिलेक्शन हो रहा है यूपीएससी यूपीपीसीएस में। तो कारण क्या है कि क्या वाला सेक्शन टॉपर्स ने सबको बताया कि यार यही पढ़ना है, यही पढ़ना है, यही पढ़ना है, टॉपर सब बता रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं 300 से 600। अब सीधी बात है, एक तो रीजन इसका सबसे बड़ा स्तर 600 सीट है, कहां से 6 लाख लोग को सेलेक्ट करा दोगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, क्यों नहीं, मेरे यहां पे क्वेश्चन करने का ये मतलब है, क्यों वही इंसान सेलेक्ट हो रहा है जो सेलेक्ट हुआ, क्यों नहीं और कोई सेलेक्ट हो गया, है ना, जिसने बहुत मेहनत की थी, घंटों घंटों पढ़ाई की थी, स्टडी टाइम टेबल फॉलो करके पढ़ाई की थी, है ना, 2000 कोचिंग के नोट्स पढ़े थे जिसने, है ना, टॉपर्स जितना बताए थे उससे +1 किताबें पढ़ी थी हर सेक्शन की। ठीक है, तब भी क्यों टॉपर बन गए और वो टॉप भी नहीं कर पाया नीचे से भी। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कैसे। कैसे का अंतर सबके अंदर होता है। ठीक है, बात समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक किताब है, मान लीजिए लक्ष्मीकांत है, सपोज मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूं, हालांकि इन्हीं लोग ने अपने पुराने चैनल पे कॉपीराइट लगवाया, लेकिन फिर भी ठीक है भाई, किताब अच्छी है तो क्या कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए लक्ष्मीकांत की किताब है, ठीक है। अब लक्ष्मीकांत की किताब है, तो एक टॉपर के पढ़ने का तरीका एक नॉन टॉपर के पढ़ने के तरीके से जमीन आसमान का अंतर होता है, ये अंतर होता है, ये बात समझिएगा। तो ये जो अंतर है वो टॉप, अब कैसे है, जो नॉन टॉपर है वो कैसे पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने में पूरा लक्ष्मीकांत लिख देंगे, पूरा लाइन से लाइन लिख देंगे। टॉपर क्या करेगा, वो अकल लगाएगा। टॉपर वर्सेस नॉन टॉपर का थोड़ा अंतर समझिए। टॉपर क्या करेगा, वो ले आएगा सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
का इंपॉर्टेंस अब समझना स्टार्ट कर देंगे और वही डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपर रहेगा सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन। वो क्या करेगा, एक बार लक्ष्मीकांत रीड कर लेगा, पहले रीड कर लेगा, कुछ घुसा नहीं घुसा, रीड, जस्ट रीड, है ना, है ना, रीड किया उसने, चाहे उसके अंदर कुछ अंदर बात आई नहीं आई, रीड कर लिया, है ना। और उसके बाद उसने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुरंत ओपन किया, पॉलिटी का सेक्शन तुरंत ओपन किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी वाला ओपन किया, है ना। उसने देखा, तो देखा यार क्वेश्चन का ट्रेंड ऐसा ऐसा है, जैसे संवैधानिक गैर संवैधानिक निकायों के बारे में पूछ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहा है, हर मतलब हर जो साल अगर हम पेपर देखें यार, हर साल कुछ आर्टिकल, जैसे बजट किस आर्टिकल में दिया हुआ है, लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल में है, तो ऐसा पूछ रहा है ना। उसने देखा कि यार जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स वाले भी हैं बहुत सारे, है ना, कि हाल में ये चीज मानव अधिकार आयोग चर्चा में रहा तो वो पूछ दिया, ये पूछ दिया, तो वो पैटर्न दिमाग में सेट कर रहा है, ठीक है, उसने पैटर्न दिमाग में सेट किया। अब उसने क्या किया, जब सेकेंड रीड लक्ष्मीकांत की, तो उसने क्या किया, केवल और केवल उसी चीज पे फोकस किया जैसा पूछ रहा था, रीडिंग सारा किया, फोकस केवल उसी चीज पे किया जो ट्रेंड में था, जो पूछ रहा था, ठीक है। और उसने उसी आधार पे अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, न कि दूसरी लक्ष्मीकांत लिख दी। तो उसने क्या किया, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए उसी आधार पे, और वही रिवाइज करके एग्जाम गया और उसका सिलेक्शन होता। लेकिन जो नॉन टॉपर थे उन्होंने क्या किया, उसको टॉपर ने बताया था कि मैं 15 बार लक्ष्मीकांत पढ़ता था, ठीक है। अब उसने टॉपर ने ये नहीं बताया कैसे पढ़ता था, टॉपर ने ये बात छुपा दी, एक बार तो लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, बाकी बार उसका शॉर्ट 2-3 पेज 4 पेज 5 पेज का बनाया था, केवल वही पढ़ा था, टॉपर ने बात ये छुपा दी। उसने कहा मैंने 15 बार लक्ष्मीकांत कंप्लीट की थी। अब ये भाई साहब जो नॉन टॉपर है, ये 15 बार लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठ गए। एक बार पढ़ेंगे तो कम से कम 15 दिन लगेगा, तो 15 बार पढ़ेंगे तो एक साल चला गया। अब एक साल चला गया तो फिर यही ना कहेंगे कि सर एक साल पहले जहां पे थे आज भी वही है, क्यों, लक्ष्मीकांत तो याद होने से रही। नॉन टॉपर करते क्या है, वो अपना जो इमेज है एग्जाम के प्रति वो ऐसा सेट कर लेते हैं कि यार ये तो बड़ा चीज है, बहुत बड़ी तोप है ना, बहुत बड़ी तोप है, एग्जाम निकलेगा कैसे, जब तक 15 बार नहीं पढ़ेंगे, 15-15 घंटे लगा के नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे काम होगा। वो ऊट पटांग चीजों पे भटक जाते हैं, वो भटक जाते हैं कि हमें याद करनी है, पूरी लक्ष्मीकांत याद करनी है, वो एप्टीट्यूड के लिए काम करते ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम इसी समस्याओं को देखेंगे कि आप 15 महीने पहले जो थे, आज आप चेंज नहीं हो पा रहे हो, तो क्या कारण है कि आप चेंज नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या बताता है आपको, बहुत सारी चीजें बताता है। पहली बात वो ये दिखाता है, जिसको मैंने दूसरे नंबर पे लिखा, कि एग्जाम क्लियर करने के लिए हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क जरूरी है। जैसे मैंने यूपीपीसीएस क्वालिफाई किया ही है, फाइनली सिलेक्शन भी मेरा हुआ यूपीपीसीएस में। यूपीएससी में 2 बार इंटरव्यू दिया हूं, इसका मतलब है कि प्री मैंने निकाला हुआ है भाई, तभी तो इंटरव्यू दिया हूं, अच्छे खासे नंबरों से प्री निकाला हुआ है। तो जब हम लोग प्री के लिए पढ़ाई करते हैं, यानी प्री के लिए अप्रोच रखते हैं, तो हमारी अप्रोच ये हार्ड वर्क वाली कतई नहीं होनी चाहिए, दिमाग में रखिएगा। कभी भी गधा सेलेक्ट नहीं होगा, कभी भी गधा सेलेक्ट नहीं होगा, हमेशा वो सेलेक्ट होगा जो मनुष्य है, जो इंसान है, क्योंकि यूपीएससी को इंसान चाहिए, गधे नहीं चाहिए जो 15-15 घंटा बैठ के मेहनत करे। यूपीएससी यूपीपीसीएस को कैसे लोग चाहिए, जो लोग सही समय पे सही डिसीजन ले पाए, जो लोग पीछे आने वाले ट्रेंड को समझ पाए कि यार इकोनॉमी ऐसी ऐसी चल रही है, रिसेशन आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है, रिसेशन कब आ सकता है, जो लोग इन चीजों पे फोकस करें, प्रेडिक्शन पे जो लोग काम करें, जो फोरकास्टिंग कर पाए, आने वाली समस्याओं की पहले से फोरकास्टिंग कर पाए, नहीं फोरकास्टिंग कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट प्रिपेयर हो जाए कि ये समस्या हमारे साथ आ सकती है। जो लोग इस चीज का ध्यान रख पाए कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, उस लिमिटेड रिसोर्स में हम कैसे काम चला पाएंगे। भाई इंडिया के पास ऐसा तो नहीं है अमेरिका है, खूब पैसा ही पैसा है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं, इंडिया इंडिया ही है, और इंडिया के पास पैसे कम है। इस लिमिटेड पैसे में, इस लिमिटेड रिसोर्स में जो लोग सही से काम कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, वो लोग, आयोग उन लोग को सेलेक्ट करेगा। सिंपल सी बात है, ये मेरा प्रोसीजर नहीं है, ये आयोग का प्रोसीजर है, ठीक है। इस स्मार्ट वर्क के लिए हमें चीजों को छांटना आना चाहिए। क्या इतनी किताबें हैं भाई, हिस्ट्री के लिए बता दिया कि पढ़ो विपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम पढ़ लो, एनसीईआरटी तो भाई कंपलसरी है। अब बताओ 3 किताबें पढ़ने में, एनसीईआरटी 5-6 है, एटलीस्ट आपको 6 महीने लग जाएंगे, एटलीस्ट कभी देखिएगा करके, जो पढ़े होंगे उनको समझ में आएगी ये बात, एटलीस्ट 6 महीना नहीं तो 3 महीना तो पक्का खा जाएगा। भाई सारा सिलेबस भी तो है, इन्वायरमेंट भी है, तो इन्वायरमेंट के लिए बता देंगे कि शंकर आईएएस पढ़ो, ये पढ़ो, फलान पढ़ो, ढेकान पढ़ो।
उसी में हमारा क्या होता है, स्मार्ट वर्क की ऐसी की तैसी रहती है, तो हम गधा बन जाते हैं। तो 15 महीना नहीं, 15 महीने तो बहुत कम है, 55 साल तैयारी करते हैं, प्री नहीं निकलता है। समझिएगा, प्री नहीं निकलता है। मैं सिलेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिलेक्शन तो प्री के बाद मेंस है, मेंस में खूब प्रैक्टिस करना है, वहां पे है। प्री नहीं निकलता है 5-5 साल की तैयारी में। उसका कारण यही है कि हम गधा बन के हम क्या करते हैं, एक का वीडियो आता है 15-15 घंटे का वीडियो। अब हमको बताया है कि 15 घंटा से कम पढ़ोगे सिलेक्शन होगा ही नहीं। फिर हमको वो भी बताया था पिछले साल कि पिछले साल 135 क्वेश्चन हमारे वीडियो में से एग्जैक्ट आ गए थे, है ना। अब वो वीडियो नहीं देखेंगे तो भैया कैसे सिलेक्शन होगा हमारा, है ना। ये नहीं बताया कि कितने लोग सेलेक्ट हुए हमारे यहाँ से, सेलेक्ट हुए होंगे ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये नहीं बताया, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, है ना। अच्छा, और हमारे यहाँ से कभी सिलेक्शन होता नहीं है, सबसे बड़ी बात है। कितने लोग पढ़ रहे थे, कितने लोग का सिलेक्शन कोई करा देगा, कोई नहीं करा पाएगा। सिलेक्शन कभी कोई करा नहीं पाता, ये बात समझिएगा। हजार हजार लोगों के बैच चलते हैं कोचिंग्स में, सिलेक्शन जिसका होता है वो खुद से ही होता है, सेल्फ स्टडी से ही होता है। हमारे साथ भी आप देखेंगे भूर सिंह सर है, सेल्फ स्टडी सिलेक्शन हुआ। जब तक कोचिंग किए सिलेक्शन नहीं हुआ, कोचिंग नहीं किए खुद से पढ़ाई किए हो गया सिलेक्शन। धैर्य, स्मार्ट वर्क, ये बहुत जरूरी है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। मैं खुद भी, मैंने आज तक कभी कोचिंग नहीं की और 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, यूपीएससी से सिलेक्शन हो गया है, ठीक है ना। और यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन आप लोगों को पता ही, आप लोग वीडियो देखते ही रहते हैं कि मेरा एक चीज केवल गड़बड़ रही, वो बार बार गड़बड़ करती गई। वहां पे मैं भी गधा बन गया, स्मार्ट वर्क नहीं कर पाया, सिंपल सी बात है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं भी एकदम स्मार्ट हूं, लेकिन प्री को लेके मेरे बार बार नंबर आते हैं। अब देखो, कट ऑफ जाता है 98, मेरे आते हैं 130, ठीक है। कट ऑफ जाता है 84 क्वेश्चन, मेरे आते हैं 97 क्वेश्चन सही। नेट की बात कर रहा हूं, 97 100 प्लस आते हैं सही। तो क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट वर्क होता है। अब कैसे स्मार्ट वर्क होगा, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल में देखना होगा। अच्छा, ये जो वीडियो है मैं थोड़ा सा बकैती कर रहा हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ समझने के लिए। जितने आने वाले वीडियो होंगे, जैसे अभी मध्यकालीन भारत आपको निशांत सर पढ़ाएंगे, तो वहां पे मैं ये सारी चीजें वापस डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा। वहां पे केवल वो आएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, एप्टीट्यूड बताएंगे कि ये देखो इस तरह से सोच रहा है, इसको इस तरह से सोचना है, आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं कि आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। तो आप क्या करते हो, जैसे आप कोई किताब पढ़े, मान लो आप, जैसे मान लो अभी जैसे हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है, यूपीएससी हिंदी क्रैश कोर्स प्री का करा रही है, ठीक है। प्री का क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है, यूपीएससी यूपीपीसी दोनों का चल रहा है। तो आपने क्लास की वहां पर, ठीक है। क्लास करते ही तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के सॉल्व करने बैठिए, तुरंत बैठिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके बिना लेट किए तत्काल बैठिए। इसको चेक करिए कि आपसे अब क्या क्रैश कोर्स करने के बाद आपके एप्टीट्यूड में, आपके नॉलेज में, आपके कॉन्फिडेंस में चेंज आया कि नहीं आया। इस बात को तत्काल बैठ के चेक करिए। बहुत जरूरी है इस बात को चेक करना कि आपके एप्टीट्यूड में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। नया टेस्ट तुरंत दीजिए, ठीक है। लेकिन अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही फोकस करूंगा, अभी मैं टेस्ट सीरीज पे नहीं फोकस करूंगा, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, जब आप ये चीज करने बैठ जाएंगे तो आप स्मार्ट बन जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, आप देखोगे पढ़ते तो हम लोग खुद हैं, खूब बहुत सारा पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख के जाते। क्यों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाने से आपको यह भी पता चलता है हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। फॉर एग्जांपल, अब मैं क्वेश्चन यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, चीजें हम लोग लिंक करते हुए चलेंगे। जैसे मुझे आज 4-5 चीजें समझानी, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस मैं पहले एक बार बता दे रहा हूं ताकि आप कनेक्ट करिएगा। जब मैं बताऊंगा तो वहां से आपको कनेक्ट करके बताऊंगा, देखो मैंने ये बात स्टार्ट में बोली थी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या क्या फायदा होता है, पहले शॉर्ट नोट्स नोट कर लो, बाद में मैं अभी डिस्कशन कर ही रहा हूं। ये आपको स्मार्ट बनाता है, ये आपको ये बताता है कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, ये आपको बताता है कि एग्जाम स्किल का है ना कि फैक्ट रखने का है। यही अभी प्रूव होगा आगे, एग्जाम स्किल का है, फैक्ट रखने का एग्जाम ही नहीं है। और आप फैक्ट रखने बैठ जाते हैं, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता है। जैसे अभी हम लोग क्रैश कोर्स से डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने कुछ कुछ फैक्ट बताए थे, तो कई लोग कह रहे हैं सर इतने फैक्ट हमको कैसे याद होंगे। तो मैंने कहा याद किसको कहा है करने को, किसी ने कहा ही नहीं याद करने को। जितने याद हो रहे 2-3 तो कर लो बस, अब बता रहा हूं कैसे, वही देखना है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके शॉर्ट रिवीजन के भी काम आते हैं। इस बात को भी अभी हम लोग समझेंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शॉर्ट रिवीजन होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है महाजनपद और राजधानी। अब देखिए, मैं चूंकि हम लोग का ये वीडियो ओपन रहेगा, इसके बाद के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन होंगे सारे क्लोज होंगे, प्राइवेट होंगे। जो लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन किए केवल उनके लिए ही होंगे, ठीक है। हाँ, हम लोग ये प्रयास करेंगे यूपीएससी हिंदी कि जो लोग क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन कर पाए उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से डिस्कशन वीडियो पढ़ जाए।
लेकिन वो नॉर्मल होंगी, वो इस तरह से आपके एप्टीट्यूड डेवलपमेंट और बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगी समझाने के लिए, ठीक है। वो सीधी बात है, क्योंकि 150-150 क्वेश्चन डिस्कशन करने होंगे, यहाँ पे तो मुझे 15 से 20 क्वेश्चन ही आज डिस्कशन करने हैं मैक्सिमम। केवल समझाना है आपको कि देखो ये अप्रोच है, देखो ये अप्रोच है, क्रैश कोर्स से ऐसे पढ़ना है, ऐसे कनेक्ट करना है, चीजें ऐसे कनेक्ट करती है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि वो 150-150 वाले क्वेश्चंस भी आपके सामने डिस्कशन करके रख दिए जाए। बीपीएससी का डिस्कशन हो ही चुका है, बिहार पीसीएस का, यूपी पीसीएस का भी अच्छा खासा 10-15 साल का डिस्कशन हो रखा है, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, ठीक है। यूपीएससी का भी हम लोग प्रयास करेंगे कि हो जाए, वादा ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए हम लोग ने इसको क्रैश कोर्स में इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। और जो लोग अभी तक क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग 8840751912 ये मोबाइल नंबर है, यहाँ पर व्हाट्सएप टेलीग्राम कर दीजिए, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए ये क्वेश्चन आया आपके सामने, बोला महाजनपद राजधानी से मैच कराओ, ठीक है। आपने पढ़ा, तो आपने कहा यार ये वाली चीज तो हमें पता ही नहीं थी। हालांकि मैं पहले बता रहा हूँ, ये सब मैंने डिस्कशन किया, महाजनपद का पूरा मैप बना के, मैप में लोकेशन दिखा के, वर्तमान लोकेशन कौन सी है, ये सब डिस्कशन डिटेल में किया है। ये पढ़ते ही जो लोग क्रैश कोर्स सॉल्व किए होंगे, मतलब क्रैश कोर्स जो लोग किए होंगे वीडियो डिस्कशन, हालांकि वो घटना चक्र में ये सब चीजें दी नहीं हुई थी ऐसे, लेकिन मैंने अपने नोट्स से इंक्लूड कर करके आप लोग को चीजें बहुत डिटेल में वहां पे पढ़ाई है, ठीक है। तो हम लोग ने पूरा ईमानदारी से, जो लोग वीडियो देख रहे हैं एक भी मतलब कंप्लेन नहीं आई अभी तक, तो सीधी बात है हम लोग की सफलता है ना, ये मैं मान रहा हूँ कि हम लोग की सफलता है। हम लोग ने बहुत मेहनत करके प्रॉपर ये वीडियोस बनाए क्रैश कोर्स वाले। तो आप इसको देखिएगा थोड़ा सा, कि जैसे मान लिया आपके पास ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो मैं क्या बोला था, एग्जाम इज अबाउट स्किल नॉट फैक्ट, ठीक है। तो मान लो एक व्यक्ति है, उसने क्वेश्चन पढ़ा, उसका हाय राम मत्स्य के बारे में तो मुझे पता ही नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। सूरसेन अश्मक ये क्या पूछ रहे हैं, मैंने तो केवल एक कुरु पढ़ा था, और तो मुझे 3 नहीं आते, इसमें मुझे केवल एक ही आता है, और वो छोड़ के आगे बढ़ गया। जैसे कुरु, क्योंकि बहुत फेमस, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र, है ना, कुरुक्षेत्र दिल्ली के आसपास है, और इंद्रप्रस्थ, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहते थे महाभारत काल में, ये सबको जनरली सबको पता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड दिल्ली में आपको दिख जाएगा कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है वहां पर, है ना। ये बात जनरली सबको पता है, लेकिन जो एक बच्चा रहेगा वो क्या करेगा, देखा मत्स्य नहीं पता मुझे, सुरसेन नहीं पता, आगे बढ़ जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, फैक्ट नहीं याद करने, एक दो चीजें देखो, कुरु आपको पता है कि इंद्रप्रस्थ है, मैच कराओ, बी का 4, देखो आपका आंसर आ गया, ठीक है, बी का 4 आपका आ गया, तुरंत टिक करो, एग्जाम में क्वेश्चन सही करो। अच्छा, एक बात ये, अब देखो समझना, जब इस तरह से आप करोगे, एक तो ये अप्रोच हुआ। अच्छा, दूसरी बात एक होता है कि आपको सब आता है, आपको चारों आता है, एग्जाम में आपको चारों आता है, ठीक है, एग्जाम में चारों आता है। आपने क्या किया, मत्स्य पहले पढ़ा, मत्स्य तो आपने मिलाया कि मत्स्य का क्या है भाई, विराटनगर, कुरु का क्या है भाई, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन का क्या है, मथुरा, अश्मक का क्या है, पोटन, आपने मिलाया। फिर आप खोज रहे हो एक का तीन, एक का तीन, ये एक का तीन, एक का तीन, फिर आप खोज रहे हो बी का 4, बी का 4, फिर आप खोज रहे हो सी का 1, सी का 1, फिर आप खोज रहे हो डी का 2, डी का 2, और आप यहाँ पे सी टिक कर रहे हो। ये जो प्रोसेस है, जो बहुत पढ़ाकू लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप बताइएगा अगर कमेंट सेक्शन में कोई ऐसा करता है क्या, पढ़ाकू लोग हैं वहां पर ये मात खा जाते हैं, गधे हैं, इन्हीं को बोला जाता है गधा। स्मार्ट इसीलिए बोल रहा हूँ, स्मार्ट बनो। अभी कोई, अब तो कोई नहीं बताएगा कि सर मैं ऐसा करता था, कोई नहीं बताएगा, है ना। कभी भी पूरा नहीं मैच कराना है, कभी भी आपको आता है मान लीजिए, अपनी जानकारी किनारे रखिए भाई, एग्जाम इसलिए मैं बात करता हूँ, एग्जाम इज अबाउट एप्टीट्यूड नॉट नॉलेज। क्यों, नॉलेज आपको है सारा, आपने कितना मिनट बर्बाद किया, 2 मिनट पढ़ने में बर्बाद कर दिया, ठीक है, 2 मिनट आपने अच्छे खासे बर्बाद कर दिए, केवल अपनी नॉलेज को प्रूव करने की, देखो मुझे सब आता है, मैंने लाइन से सारा मिला दिया। अरे भाई एक उठाओ, पहले सबसे पहले क्या करना है, एक मिलाओ। मान लो आपको सारा आता था, ए का 3 आपने मिलाया, विराटनगर तुरंत मिलाया आपने, बी का जो देखा कुरु 4, इंद्रप्रस्थ, तुरंत टिक मारो, आगे बढ़ो, अगला पढ़ो ही मत। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको क्लियर है कि कुरु इंद्रप्रस्थ है, सबसे इजी है, तो सीधे इसको टिक करके आगे बढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मत पढ़िए मैच द कॉलम पूरा, ये आपका समय बचाता है। क्यों, कई लोग 2 घंटे में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, इसी कारण से, ठीक है। ये सबसे बड़ा रीजन है, आप 2 घंटे में 150 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन, एक एक करके क्वेश्चन को देख रहे हो आप, है ना, एक एक करके आप रीड कर रहे हो। कैसे, ऐसे रीड करो, जैसे मान लो अगला क्वेश्चन, तो आप क्या करो, बालू, अब बालू कहाँ है, आप बालू आपको पता है, मान लो तो आप बालू मैच करा रहे हो, मुझे तो चलो पता ही नहीं है, तो मांडा आपको पता है जम्मू कश्मीर, आप मैच कराए। आपको पता है हुलास उत्तर प्रदेश, आप मैच कराए। आपको पता है अब पाटरी, मान लो आपने गुजरात मैच कराया, बालू हरियाणा में, एक बार मान ले रहा हूँ, हालांकि एकदम श्योर नहीं हूं मैं, अभी हम लोग देखेंगे, मैं एप्टीट्यूड की बात अभी बेसिकली कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैच कराने में आपको बहुत खासा समय लग गया, समझिएगा, बहुत खासा आपको समय लग गया इसी में। लेकिन जो एक
स्मार्ट इंसान होगा वो क्या करेगा, वो देखेगा मांडा सर ने, मैंने क्या डिस्कशन किया था जब मैं हड़प्पा पूरा स्थल पढ़ा रहा था, तो मैंने क्या कहा था, सोचिए एक बार वापस रिकैप करिए। मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट स्थल है, तो कौन से इंपॉर्टेंट बताए थे, मैंने कहा था हड़प्पा की जो बाउंड्री है, उत्तरी बाउंड्री मांडा, दक्षिणी बाउंड्री डाइमाबाद, पूर्वी बाउंड्री आलमगीरपुर, पश्चिमी बाउंड्री सुल्तानगढ़, ये चार याद करने हैं। मैंने कहा था चूंकि धौलावीरा न्यूज में है और लोथल एक प्रमुख बंदरगाह है, तो इसकी लोकेशन याद करनी है। कालीबंगन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, तो मैंने 7 से 8 लोकेशन आपको बताई थी, ये हड़प्पा के सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको केवल उतने याद रखने, बहुत ज्यादा नहीं याद रखना। आपने मांडा मैच कराया जम्मू कश्मीर, बी तुरंत खोजा, बी तुरंत खोजा, आपको जम्मू कश्मीर दिखा, तो आपने तुरंत क्या करना है, तुरंत इन दोनों को काट देना है, तुरंत काट देना है। फिर तुरंत मिला हुलास उत्तर प्रदेश, डी का 1, तुरंत हुलास का उत्तर प्रदेश मिला और आंसर डी, तुरंत टिक करके आगे बढ़ना है। बालू पाडरी, कंफ्यूज ही नहीं होना, सोचना ही नहीं कि बालू का यार हरियाणा होगा कि गुजरात होगा, कंफ्यूज ही नहीं होना, सीधे अपने आप आंसर आपको बता देगा कि देखो भैया बालू कहां पे है, हरियाणा में, तुरंत आपको आंसर बता देगा। समझ रहे हैं, इस बात को समझिएगा, ये है राइट एप्टीट्यूड। एग्जाम में 2 घंटे में अगर आपको 150 प्रश्न सॉल्व करने हैं, तो आपको ये वाला एप्टीट्यूड से काम करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, ये बात समझ के रखिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया, तो मैं क्या बता था, एग्जाम इज अबाउट स्किल, ठीक है, नॉट फैक्ट, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क चाहिए, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है ये समझ में आया, कि क्वेश्चन देखते ही नहीं समझ में आए तो हाय तबाह नहीं बजाना। मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ा, अभी हम लोग कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे ऐसे, इसीलिए आज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन नहीं समझ आया तुरंत, ये कई लोग क्या करते हैं, तुरंत हाय तौबा, अरे बाप रे बाप, क्वेश्चन में तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं आज पेपर इतना टफ था। अरे भाई सोचो ना, सबके लिए टफ था, तुम्हारे, तुमको काहे एसडीएम बनाया जाए ससुरे, अगर तुम्हारे लिए टफ चीज है और दूसरे के लिए टफ चीज है, अगर वो ससुरा टफ वाला काम कर ले रहा है और तुम नहीं कर पा रहे हो, तुमको कहां एसडीएम बनाए, उसी को बनाएंगे एसडीएम, है ना भाई, सीधी बात है। तुम डिजर्व करो ना कि पेपर टफ आया तो भी हम एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सबसे सॉल्व करके आ जाएंगे, सही करके आ जाएंगे, है ना। आपको अपनी प्लेस बनानी पड़ेगी एग्जाम में, समझिएगा, आपको अपनी प्लेस एग्जाम में क्रिएट करनी पड़ेगी, बाकी लोग को धक्का मार के हटाना पड़ेगा, वो टफ में से ही आपको अपनी जगह। अनसर्टेन एग्जाम आता है, बार बार होते हैं सर पेपर बड़ा अनसर्टेन आ गया सर, अनएक्सपेक्टेड पेपर सर, एज ऑलवेज जो लोग देख के आते हैं बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड पेपर, जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं एक भी बार पेपर नहीं देते वो कहते हैं बहुत इजी पेपर सर, इस साल से इजी पेपर तो आज तक कभी नहीं आया था, भगवान करे हमारे बार में भी ऐसा इजी पेपर आए, है ना। जो दे के आते कहते हैं सर ऐसा अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया, हम तो सोचे ही नहीं सर, जो जो रिवाइज किए थे वो आया नहीं, जो सोचे थे कि लास्ट दिन करेंगे वही आ गया, सारा बर्बाद हो गया सर, है ना। ये दोनों चीज से बचना है, तो आप ये बात समझिएगा कि एग्जाम स्किल का है, देखिए चीजों को, एनालाइज करिए कि यार मुझे क्या पता है, और ये चीजें प्रोसेस स्पीड में होनी चाहिए, ना कि स्लो, स्पीड में प्रोसेस होना चाहिए, तो आप देखेंगे अभी, ठीक है, इस चीज को समझेंगे। फिर अगला है, ये शॉर्ट रिवीजन के काम करता है। शॉर्ट रिवीजन के कैसे काम करता है, अब मान लो मैंने क्रैश कोर्स में आपको पढ़ाया, तो क्रैश कोर्स तो आपको रिवीजन कर रही है, 2 बार उसको जरूर वीडियोस देखनी है, सारी सारी वीडियोस कोशिश करिए 2 बार स्पीड में, 1.5 गुने स्पीड में आप देख लेंगे। अब ये क्या है, देखो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर इसका आंसर मैच कराया, तो आंसर मैच कराया, अब यहाँ पे हमें एक चीज जानकारी पता चली, अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ये बात पता चली। हालांकि मैंने बात बताई थी क्रैश कोर्स में, डिस्कशन किया था, मैंने क्या बताई थी क्रैश कोर्स में दिया था, वही डिस्कशन आप लोग से किया था कि ऐसा क्वेश्चन बनता है ना। तो हमें एक बात नहीं पता चली कि क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस जगह महाजनपद का विवरण मिलता है, तो हम भगवती सूत्र, महावस्तु, अंगुत्तर निकाय टिक कर देंगे, ये तो एक चीज पता चल गई, यानी हमें नए फैक्ट्स भी पता चल गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉडल आंसर से। अच्छा, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कशन कर रहा हूं, ये दृष्टि आईएएस का है, मैं आप सभी से सजेस्ट करूंगा कि यही वाला ले लीजिए, ठीक है, ये बेटर है, सबसे बेटर यही वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, यहां पर मुझे रिवीजन कैसे होगा कि मैंने अभी पढ़ा था, फिर अब मुझे वापस, क्योंकि मैं क्रैश कोर्स में मैं पढ़ के गया था, है ना, बताया था सर ने कि कुरु इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, अश्मक पोतन, मत्स्य विराटनगर। अब मैं क्या करूंगा, तुरंत इसको एक बार और मेरा रिवीजन हो गया, ये चीज यहां पर दे दिया है तो एक बार और रिवीजन हो गया, तो देख रहे हैं रिवीजन का भी काम कर रहा है और आपके फैक्ट्स का भी काम कर रहा है, और नया आपका कंटेंट भी क्रिएट कर रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस दिखा, ठीक है, और सेलेक्टिव स्टडी तो करा ही रहा है। अब जैसे अगला ही क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या हुआ आपका, मैच द कॉलम, तो आपने तुरंत मिलाया मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर करके आप तुरंत याद करो इसको कि बालू कहां पे हरियाणा में है, मांडा कहां पे जम्मू कश्मीर में है, पाडरी कहां पे गुजरात में है, हुलास उत्तर प्रदेश में है। अब समझिए मेरी बात, यही जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं। अभी हम लोग हुलास की लोकेशन भी देख लेते हैं, हुलास पुरातात्विक स्थल, ठीक है, ज्यादा बढ़िया रहेगा।
लोकेशन देख लेते, मैं हमेशा जनरली मैं ये प्रयास जरूर करता हूँ, ठीक है, कि आप लोग को लोकेशन जरूर दिखा दी जाए। एकदम यहाँ पर होगा ना, यहाँ पे किसी मैप में दिख नहीं रहा है भाव। चलिए इसको देखते हैं। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी, ठीक है, तो यूपी में सहारनपुर में यानी हुलास ये रहा, ठीक है, ये देखो, ये रहा हुलास, ठीक है, तो आप देखोगे एकदम सहारनपुर के पास है ये दिख रहा है बत्ती, जो बत्ती जली थी, ठीक है, तो हुलास आप देख पाओगे ना। अब ये समझिएगा कि ये जो हुलास है, ये जो लोकेशन है हड़प्पन साइट, ये हुलास है, ये लोकेशन तुरंत दिमाग में रखिए। जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, समझिएगा मेरी बात, जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्रैश कोर्स में, तो यूपी पीसेस आप पढ़ रहे हैं, तो यूपी के कुछ लोकेशन आपके दिमाग में होने ही चाहिए, और मैं वहां पे डिस्कशन मैंने प्रॉपर बताया था कि देखो, जब हम लोग पहला लेक्चर आप देखिएगा, ये ओपन, ये लेक्चर सबके लिए ओपन है, तो जो लोग नई क्रैश कोर्स ज्वाइन किया वो लोग भी देखेंगे, तो मैंने पहले वीडियो में प्रॉपर ट्रेंड एनालिसिस की थी कि देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि यार आपसे लोकेशन मैच दो कॉलम पूछ रहा है ना, प्राचीन भारत में आपसे कुछ राजाओं के लेखों के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, वेदों के बारे में पूछ रहा है कि इसकी संहिता कौन है, इसकी क्या बोलते हैं ब्राह्मण कौन है, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये वाली चीजें मैंने आउटलाइन पहले वीडियो में की थी, मैं दोबारा उस पर समय आप लोग का बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, ये मैंने आउटलाइन की थी। जब आपने ये बात पता चल गया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, ये बात आपने पता चल गई, तो अब आप जब भी कोई किताब पढ़ोगे या करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में तुरंत करंट अफेयर्स, मान लो न्यूज में रहा कि महेंद्रादित्य की उपाधि जो है कुमार गुप्त ने ली थी, है ना, तुरंत आपके दिमाग में, और आपको पता है कि एटा से अभी हाल में ही उसका जो है शंख लिपि का लेख पढ़ा गया, आपको जो न्यूज पढ़ी तुरंत आपके दिमाग में अरे कुमार जो है महेंद्रादित्य उपाधि। अब अपने प्रीवियस ईयर में आपको याद है कि प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली थी, ये वाली उपाधि किसने ली थी, तो इस बार हो सकता है महेंद्रादित्य वाला क्वेश्चन पूछ ले, तो तुरंत आपका दिमाग वहीं पे फोकस करेगा। आप एक पेज में ना 100 फैक्ट दे रहेंगे, आप 100 फैक्ट पे नहीं जाओगे, आप फोकस उसी पे करके आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो यहीं पर यहां से इस तरह से आपको अप्रोच रखनी है, ठीक है, ये अप्रोच आपको रखनी है। अगला है हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो समझिए, अब ये क्या हुआ, आपका एज अ कंटेंट क्रिएटर हो गया, आपको कंटेंट भी नया मिल गया। अगर आपको नहीं पता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, एक्सप्लेनेशन पढ़ा, आपको कंटेंट पता चल गया, तो सही बात है, हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया। वो बेसिकली नाथपंथी क्या करते थे, हमारा अभी जैसे दिमाग है, आपका आपका दिमाग है वो बाह्य दुनिया पे लगा हुआ है कि आपको सीढ़ी खरीदनी है, आपको मोबाइल खरीदना है, आपको फोन खरीदना है, आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने हैं, आपको परिवार बसाना है, आपको एसडीएम बनना है, डीएम बनना है, 50 हमारी ख्वाहिशें बाह्य जगत की होती है। नाथपंथी हठ योग के माध्यम से अपने अंदर देखना चाहते थे। हमारे शरीर में षट चक्र होता है, वो षट चक्र, है ना, मूलाधार चक्र से लेके जो सबसे ऊपर वाला चक्र होता है, मुझे नाम अभी भूल रहा है, एग्जैक्ट याद नहीं है, वहां तक जाने के लिए नाथ योगी अंदर, मतलब अपने शरीर के अंदर देखना चाहते थे, ठीक है, तो इसलिए वो हठ योग की प्रक्रिया अपनाते थे। सूफी संतों ने भी इनसे सीखा, क्यों, क्योंकि जो अंदर देखने की प्रक्रिया है, जो अंदर देखने की प्रक्रिया है, किसी धर्म विषय से संबंधित नहीं है। यहाँ पे हम भगवान के निर्गुण उपासन कर रहे हैं, जैसे अभी क्या अभी हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं, हम गणेश भगवान की पूजा करते हैं, जैसे आज बसंत पंचमी हम लोग सरस्वती माता की पूजा करेंगे। लेकिन जो नाथ योगी थे, हठ योग के माध्यम से इन्होंने किसी की उपासना नहीं की, इन्होंने शरीर के या मन के अंदर देखने का प्रयास किया, ठीक है, मन के अंदर देखने का प्रयास किया। इस वजह से ये चीज सूफी संतों को, भाई वो इस्लामिक थे, सूफी संतों को अच्छी लगी और उन्होंने भी इस चीज को अपनाया। तो कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए और हठ योग ये समझ गए, तो दोनों चीज आप यहां पर समझ पाएंगे, ठीक है। तो हठवेद क्या है, चित्तवृत्तियों के प्रवाह को संसार की ओर जाने से रोककर अंतर्मुखी करने की एक प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है, ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर आ जाएगी, ठीक है, तो ये बात समझिएगा, है ना। नाथपंथी साधियों ने निर्गुण शैव मत के द्वारा मुसलमानों को भी अपनी ओर आकृष्ट करके, है ना, सहानुभूति, आप देखोगे जायसी की जो पद्मावत है, तो पद्मावत में जो पद्मावती है उसको गुरु माना है जायसी ने, ठीक है, गुरु माना है, और जो रतन सेन है उसको माना है कि ये शिष्य है और गुरु से गुरु को पाने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसा कुछ कुछ आप फील ले पाओगे कि ये भी बेसिकली नाथ योगियों के दृष्टिकोण पर ही आधारित था ये सब, है ना। तो जो लोग रिलेट नहीं कर पा रहे, परेशान नहीं होना है, केवल इतना याद कर लेना है, बस केवल इतना याद दिमाग में रखना है, बस और कुछ नहीं। अगला है देखिए, अब ये क्वेश्चन आया फिर से, एप्टीट्यूड कैसे होगा, राजवंश राजधानी,
मैंने बार बार कहा है, मैंने क्या बोला था जब हम लोग राजवंश पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का, तो मैंने कहा था कोई भी राजवंश उसका संस्थापक कौन है और कहां पे था, दो चीज जरूर याद रखनी है ना। अवस्थिति कहां पे थी, संस्थापक कौन था, ये जरूर महत्वपूर्ण दिमाग में रखना है। जैसे अब देखिए हम लोग ने, जैसे जब हम लोग संगम काल पढ़ रहे थे तो हमें बताया था संगम जो हुई थी सारी संगम बैठ के, वो बेसिकली कब हुई थी, वो हुई थी आपका मदुरई के पांड्य शासकों में। ठीक है, मदुरई के पांड्य शासकों के काल में संगम बैठ के सारी मिलती है। तो पांड्य तुरंत मैच करिए मदुरै, देखिए बी का 3 और टिक मार के आगे बढ़िए। पूरे क्वेश्चन को पढ़िए भी मत, आप श्योर हो ना, बस एक चीज ये ध्यान देना, श्योर हो ना कि पांड्य मदुरै का ही है, इस बात पे श्योर होना, ये नहीं कि श्योर भी नहीं है, ये तो मैच कराए मिल गया टिक मार के आगे बढ़ गया। भैया कई लोग ये दुर्घटना करके आएंगे फिर कहेंगे सर आपने बताया था इसे करने को, है ना सर हम बर्बाद हो गए, आपकी जिम्मेदारी है। ये बात समझिए, मेरी जिम्मेदारी क्या है, जो मैं समझा रहा हूं उस तरफ से करेंगे तो मेरी जिम्मेदारी है। मैंने कहा श्योर होना है पांड्य मदुरै के ही है ना, ये श्योर है तो बिल्कुल बी का 3 टिक करिए, आगे बढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं। देखो कितना सेकंड लगेगा क्वेश्चन पढ़ने में, 30 सेकंड से कम लगेगा। ठीक है, 30 सेकंड से कम लगेगा, है ना, इस तरह से, और आप 150 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, है ना। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 2019 में जब मैंने दिया था पहली बार यूपी पीसीएस, हालांकि उस बार मैं मेंस देने नहीं गया था क्योंकि कोविड था और मेरा प्रायोरिटी मेरी कुछ और है, मेरी यूपी पीसीएस प्रायोरिटी रही नहीं, कभी जिंदगी में कभी प्रायोरिटी नहीं रही। ठीक है, और यूपीएससी भी नहीं रही, मतलब मान के चलिए जो भी है। इज्जत को समझिएगा कि आप ये बात समझिए कि मैंने उस बार 1 घंटे 40 मिनट के आसपास, इवन कम में ही पेपर सॉल्व कर लिया था, वो एमआर उमार भर के आराम से बैठ गया था। तो ये बात समझिएगा। और सही कितने हुए थे, 112 क्वेश्चन सही हुए थे ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से, बाकी 38 गलत हुए थे, तो वही नेट करीब 99 सही नेट बन रहे थे। तो ये बात को समझिएगा। क्यों, मेरी स्पीड भाई, मैं सीधे देखता हूं, मैं पल्लव पांड्य यादव देखा, मुझे पांड्य का श्योर है, मुझे पता है राजवंश यहीं पे, तुरंत मधुरै दिमाग में स्कैन स्कैन किया एग्जाम में। ठीक है, अब क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुरंत याद कर लिया। तो आप देखिए पल्लव क्या थे, पल्लव ने, है ना, पल्लव ने श्री विष्णु इसके संस्थापक थे। तो मैंने अभी समझाया आपको कि इसके संस्थापक याद करने, किसका संस्थापक कौन था, सिंह विष्णु। ठीक है, तो संस्थापक सिंह विष्णु था, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, यहां पर आपको दिमाग में रखना है चीनी यात्री हेन सांग भी यहाँ पे क्या था। तो हेन सांग कब आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में वो भारत आया था, लेकिन यहां पर वो जाता है कब, वो महेंद्र वर्मन के शासनकाल में, सॉरी नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में वो कांची गया था, यानी चीनी यात्री हेनसांग कांची भी गया था पल्लव वंश में। और यहां पर आप देखेंगे दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये कहां पर थे, पल्लव कांची, कांची के पल्लव थे। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें आपको दिमाग में रखनी है। पांड्य, पांड्य कहां पे थे, मदुरई। ठीक है, मदुरई में थे। मेगस्थनीज की जो रचना है, जो इंडिका, मेगस्थनीज जो किताब लिखी, उसमें उसने बताया कि मोतियों के लिए पांड्य राजधानी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और इनकी राजधानी मदुरई थी। तो पांड्य कहां के हो गए, मदुरई के हो गए, मोतियों के लिए प्रसिद्ध है ना, और मेगस्थनीज ने इसका उल्लेख किया है, सर्वप्रथम उल्लेख मेगस्थनीज ने किया है। तो ये 3 फैक्ट आपको इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से याद रखना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज द कंटेंट दिमाग में। अब अगली बार क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मोतियों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। तो पांड्य दे देगा, ये काकतीय दे देगा, यादव दे देगा और पल्लव दे देगा। फिर आप लोगों को क्या होगा सर, कैसे सॉल्व करें, ये तो हम पढ़े ही नहीं थे सर, आपने क्रैश कोर्स में भी नहीं पढ़ाया था, अब हम कहां जाए बच के। यही तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से चीजें चुनिए। अब देखिए मैंने चुना, पूरे पैराग्राफ में से काम की चीजें सीधे सेलेक्ट की, बता दिया कि देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ो। फिर यादव कहां पे थे, तो यादव देवगिरी महाराष्ट्र में थे। बेसिकली ये चालुक्य और राष्ट्रकूटों के सामंत थे। ठीक है, यादव जो है वो चालुक्य और राष्ट्रकूटों के सामंत थे। लेकिन मैंने आपको ये बात डिस्कशन की थी कि देखो क्या होता था कि कोई बड़ा शासक है, वो शासक ने सारा एरिया पे कब्जा किया। ठीक है, सारे एरिया पे कब्जा किया, और वहां पे प्रशासन सही से चल पाए तो वहां पे छोटे छोटे सामंत बना दिए कि ठीक है तुम यहाँ का देखना, हमको पैसा देना। अब रजवा हमारा, इसका बेटवा है, बेटवा गधा था, जैसे बेटवा पप्पू निकल गया। अब पप्पू निकल गया तो जो दूसरे लोग थे वो मजबूत हो गए और कब्जा कर लिए। ठीक है, ये बात समझिएगा यार, पप्पू को ये तो बुरा मत मानना, मतलब ऐसा हंसी मजाक चलता रहता है, संता बनता पप्पू, ये हमारे यहाँ फेमस लोग हैं जोकर। ठीक है, तो कोई बुरा मत मानना प्लीज, आई एम वेरी सॉरी अगर किसी को बुरा लगा, पहले ही बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है यार कि पढ़ाते समय पर्सनल हंसी मजाक को अलग रखना होता है। ठीक है, लेकिन आई एम वेरी सॉरी। काकतीय वारंगल, वारंगल में रहते थे, इन्होंने वारंगल को राजधानी बनाई थी। ठीक है, कृष्णा नदी और गोदावरी के आसपास के क्षेत्र में ही रहते थे। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट दिमाग में रखना है। अगला है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए बोला है कौन सही सुमेलित नहीं है। अब मान लो ये क्वेश्चन पढ़ा, जैसे मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा था प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते समय, मुझे हवा नहीं लगी। ठीक है, मुझे हवा नहीं लगी। अब मैंने पढ़ा, मैंने देखा ध्रुवदास भगत नामावली क्या है,
नाबादास वक्तमाल, उस्मान चित्रावली, रसखान। हालांकि ये चीज नाबादास वक्तमाल हम लोग ने हिंदी लिटरेचर में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि नाबादास ने वक्तमाल हिंदी साहित्य का इतिहास में स्टार्ट में हम लोग ने देखा हुआ है ना। लेकिन जब एग्जाम दे रहा था तब नहीं इसको पढ़ा, तब ये मुझे इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता था, जब एग्जाम देने गया था, ठीक है ना। अभी समझिए, तो ये क्वेश्चन पढ़ के यार हवा नहीं लगी, मैंने टिक कर दिया। हाँ, मैंने उस समय पता है क्या टिक किया था, यही नाबादास वक्तमाल ही टिक किया था मैंने, मतलब मुझे आता नहीं था तो मैंने नाबादास वक्तमाल टिक कर दिया और मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, नाबादास वक्तमाल गलत हो गया। तो एग्जाम में मैं छोड़ के नहीं आता हूँ क्वेश्चन, हो गया मेरा गलत। आपने भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका भी गलत हो गया, ठीक है, सीधी बात, आपका गलत होगा। अब आपको क्या करना है, तुरंत याद कर लेनी है चीजें। जैसे इस बार क्वेश्चन में पूछा सही सुमेलित नहीं है, समझिए इस बार क्वेश्चन बोला है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है और ये चीजें सामने सामने दिया है। अगली बार दे देगा मैच द कॉलम, और रसखान रसिक प्रिया हटा के क्या दे देगा, रामचंद्रिका, या रसिक प्रिया केशव दास के सामने दे देगा, या रसखान के सामने प्रेम वाटिका दे देगा, ठीक है। मैं इसको जूम आउट कर देता हूं ताकि आप लोगों को और साफ दिखे, ठीक है। तो ये समझिए यहां पर क्या दे देगा, ऐसे दे देगा कि देखिए ध्रुवदास के सामने भगत नामावली, नाभादास के सामने भक्तमाल, उस्मान के सामने चित्रावली, ये चीज यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ठीक है। नाभादास भक्तमाल, ध्रुवदास भगत नामावली, रसखान की क्या थी, प्रेम वाटिका थी, और केशव दास की रसिक प्रिया थी। तो ये 5 अब आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, क्योंकि अगली बार यूपी पीसीएस अगर इन चीजों को मैच करा के क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 आपको याद कर लेने चाहिए तत्काल, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, ये बहुत डिस्कशन किया था, बागोर, है ना। और सबसे बड़ी बात है, एक ही मध्य पाषाण काल के स्थल मुझे आ रहे थे, तो आप भी देखिए ना, अब ऐसे क्वेश्चन में अपने इंस्टिंक्ट फॉलो कीजिए, ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत जरूरी होता है। तो देखिए आज हम लोग बेसिकली यही चीजों का डिस्कशन ही कर रहे हैं। एग्जाम में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग इस वजह से बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर जाते हैं कि उनका इंस्टिंक्ट कह रहा है कि यार इसका आंसर बागोर होना चाहिए, फिर दिमाग में नहीं नहीं औदे औदे होना चाहिए। तो जब आप दोबारा सोचना स्टार्ट किए एग्जाम में, जब आप किसी क्वेश्चन पर रुक के फंसे इंतजार किए, गलत हो गया, है ना, गलत हो गया। जैसे मैं अभी इस बार का जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था, है ना, तो जब जैसे पेपर आया तो डिस्कशन हो रहा था, उन्होंने डिस्कशन किया था प्रॉपर। तो मैं हम लोग क्या करते हैं जनरली, चाहे पेपर दें चाहे ना दें, पेपर एक बार राइट तरीके से बैठ के 2 घंटे में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, 2 घंटे में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ताकि हम लोग हमेशा पढ़ाते समय आप लोग की फीलिंग से जुड़े रहे, एस्पिरेंट की फीलिंग क्या है वो हमेशा जुड़े रहे। तो इसलिए टीचर को बहुत जरूरी है कि वो पेपर दे, ठीक है। जनरली जो हम लोग की कोचिंग इंडस्ट्री है, इस चीज की बहुत कमी है, टीचर कभी पेपर सॉल्व नहीं करते हैं खुद से, पेपरों का एनालिसिस नहीं करते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब मैं सॉल्व कर रहा था तो एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में सबसे ज्यादा परावर्तन या फिर अल्बीडो कौन, मतलब सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कौन करता है। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ते ही मैं टिक मारा था बर्फ, टिक मारा था बर्फ, है ना। अच्छा, वो थी ताजी बर्फ, लिखा था उसमें ताजी बर्फ। तो मैं क्वेश्चन पढ़ते ही ताजी बर्फ टिक मार रहा था, है ना। यहाँ पे दिख रहा होगा, इस साइड लिख रहा हूँ तो ताकि दिखे आप लोगों को, ताजी बर्फ पूछा था सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कौन करता है, मैं ताजी बर्फ टिक कर रहा था। अच्छा, फिर मैंने कहा यार रुको रुको, ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। रेतवो दिया है और बर्फ है ताजी, अब ताजी बर्फ गिरेगी तो सफेद सफेद गिरेगी और भुरभुरी रहेगी, मतलब थोड़ी सी भुरभुरी फीलिंग आएगी, तो वो तो हीट ऑब्जॉर्व कर लेगा। लेकिन रेत है, रेतवा चमकेगा, और रेत चमकेगा तो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन करेगा। ससुरा फिर क्या किया, चेंज करके मैंने रेत टिक कर दिया। बाद में जब हम लोग ने एक्सप्लेनेशन देखा तो बाद में वही लगा यार ये तो ज्यादा सोचा गलत हो गया, ताजी बर्फ पड़ के सीधे टिक मारता सही हो जाता, है ना। लेकिन लॉजिक लगाया, रुका, इंस्टिंक्ट फॉलो नहीं किया, क्वेश्चन गलत। ये बात समझिए। तो कभी भी एग्जाम में आप लोग को अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करना है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, इंस्टिंक्ट हमेशा फॉलो करना है। वो क्वेश्चन आपका जनरली सही कराएगी, और इंस्टिंक्ट आपका क्वेश्चन सही करा रही है कि नहीं करा रही है, तो वो टेस्ट सीरीज से चेक करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके चेक करना है। एग्जाम में जाके नहीं चेक करना है कि एग्जाम में इंस्टिंक्ट कह रहा है क्वेश्चन में पढ़ते लखनिया और लखनिया टिक मार दिए, है ना, और लखनिया ससुरी गलत हो गई। ये काम नहीं करना है, घर पे प्रैक्टिस भरपूर इंस्टिंक्ट की करके जानी है एग्जाम में, न कि एग्जाम में जाके आके प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल दिमाग में जो आए, बागोर एक ही नाम सुना ही था मैंने, तो मैंने तो बागोर टिक कर दिया। तो आप यहाँ पे पढ़िए, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हालांकि मैंने ये बताया है, ये चीजें मैंने क्रैश कोर्स में डिस्कशन की है। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, कोठारी नदी के तट पर है। तो 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राजस्थान, बागोर और कोठारी नदी। यहाँ पे मध्य पाषाण काल से यहाँ पर, यानी मेसोलिथिक एज में यहाँ पर पशुपालन के साथ मिले हैं, ठीक है, पशुपालन के साथ यहाँ पर मिले हैं। बोरी है महाराष्ट्र में, औदे है तमिलनाडु में, तो ये 2 लोकेशन आपको दिमाग में रखनी है। और लखनिया उत्तर प्रदेश में। तो अब उत्तर प्रदेश में चूंकि मिर्जापुर के पास है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है,
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लखनिया उत्तर प्रदेश, तो मैच द कॉलम हो सकता है एक बार ये पूछ दे, अगली बार यहां से सीधे मैच द कॉलम पूछ दे कि आपको दे दे बागोर, बोरी, लखनिया और औदे, और मैच द कॉलम यहाँ पे तमिलनाडु ऐसे ऐसे दे दे, तो दिमाग में रखना है। ठीक है, यही से क्वेश्चन बनेंगे, आप सही कर दोगे। अगला शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है, ये डिस्कशन बहुत डिटेल में किया था, तो वाजस्नेयी संहिता है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की प्रॉपर डिस्कशन किया था कि आप देखो, एक है ये तैतरीय, ठीक है, तैतरीय है, एक है ऐतरीय। तो जो ऐतरीय है वो किसकी है, वो है आपका ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद ये दिमाग में रखिएगा, ये ऋग्वेद है ना, कि ब्राह्मण, ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरीय, है ना। यहां पर देखिए यजुर्वेद जो है प्रॉपर चारों वेद डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो वाजस्नेयी संहिता का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। और वाजस्नेयी शाखा का प्रवर्तक कौन है, ऋषि याज्ञवल्क्य। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। और कृष्ण यजुर्वेद की है तैतरीय। तो देखिए दो तीन चीजें हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ना, तो क्रैश कोर्स में कुछ एडिशन हो जाएगा यहाँ पर। पहली बात है वाजस्नेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद, एक चीज। दूसरी बात वाजस्नेयी शाखा याज्ञवल्क्य, क्योंकि इस बार संहिता पूछा है तो हो सकता है पूछ दे कि इस शाखा के प्रवर्तक कौन थे, तो भैया याज्ञवल्क्य थे। फिर है, अब देखो ये है यजुर्वेद, यजुर्वेद की दो शाखाएं, कृष्ण और शुक्ल, शुक्ला जी और कृष्णा जी। ठीक है, दो शाखाएं यहां पर हो गई। अब इसको समझिए, तो जो शुक्ल है, शुक्ल की संहिता है वाजस्नेयी, वाजस्नेयी है ना, और तैतरीय कृष्ण की है, इंपॉर्टेंट है तैतरीय, तैतरीय है कृष्ण की, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अच्छा, इसके बाद एक है ऐतरीय, या ऐतरेय बोलते हैं बेसिकली, मैच मतलब मिलता जुलता है, तो ये ध्यान रखना, ये है ऋग्वेद की संहिता, ये दिमाग में रखिए, कंफ्यूज नहीं होना। तो ऋग्वेद ऐतरेय, तैतरेय है यजुर्वेद, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है अगली बार। ठीक है, फिर अगला है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी किस लेख से मिलती है। अब ये क्वेश्चन आया, अब आपने दिमाग में सोचा यार हमने तो पढ़ा था, ऊपर कर दे रहा हूं ताकि आपको आंसर भी दिख जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहां पे देखिए उधर फोकस करिए। तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी किस लेख में मिलती है, ये क्वेश्चन आया। अब यार एग्जाम में हवा ही नहीं लग रहा है, अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, थोड़ा सा फोकस करिए, दिमाग को फोकस लगाइए। तो पहला सोचिए सारनाथ लेख किसका है, अशोक का। तो भाई सारनाथ लेख अशोक का है, तो ये शुंग वाला अशोक लेख में कैसे लिखेगा, है ना, ये कैसे लिखेगा। अच्छा, मान लो लिख भी दे तो अभी मैं पहले इसको हटा दे रहा हूं, हो सकता है कि अशोक के बाद अगर आया हो पुष्यमित्र शुंग, तो हो सकता है कि उसी के अभिलेख पे जाके नीचे अपना खोजवा दिया हो कि चलो यो खोज दो कि 2 अश्वमेध यज्ञ हम कराए थे, हम बारे में जानकारी लिख दो यहाँ पे, हो सकता है ना। जैसे अभी के नेता लोग क्या करते हैं कि भाई पुरानी कोई स्कीम है, आके अपना नाम चेंज कर दिया, लगा दिया, तो हो सकता है ये भी करते हो। लेकिन क्वेश्चन नहीं आते समय मेरा पहला दिमाग इसी पे जाएगा, ठीक है मैं एलिमिनेट करने का प्रयास करूं, तो मैंने पहले इसके एलिमिनेट कर दिया कि ठीक है ये अशोक ने लिखा होगा, कम चांस है कि इसमें होगा। फिर मैंने देखा हाथी गुम्फा अभिलेख, मेरे दिमाग में था कि यार ये हाथी गुम्फा में श्योर हूं कि खारवेल, जैन शासक जो है खारवेल, इसने हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाया था। ठीक है, उदयगिरी की पहाड़ियों पे प्रॉपर हम लोग ने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये रिपीट हुआ है। अब बचा 2, बेसनगर अयोध्या, इसमें से जो समझ में आए टिक करके आगे बढ़िए, एलिमिनेट कीजिए, टिक कीजिए, आगे बढ़िए। जरूरी नहीं है क्वेश्चन सही होगा, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि सही हो जाए। ठीक है, तो रियल एप्टीट्यूड यही है कि आप क्वेश्चन ऐसे छोड़िए मत, अगर लॉजिक लग रहा है 1-2 ऑप्शन में आप फंस गए, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, उसको छोड़ के नहीं जाना है। तो अयोध्या लेख को पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी धनदेव ने 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यह लेख संस्कृत में है, इसमें बताया गया है कि 2 अश्वमेध यज्ञ किए। बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है वो यवन राजदूत हेलियोडोरस से है, ये हम लोग ने हालांकि जो क्रैश कोर्स है वहां पे डिस्कशन किया है। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कशन की है। तो बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है वो हेलियोडोरस से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, वो आपका जैन शासक खारवेल कलिंग में है। यहाँ पे आप देखेंगे सारनाथ का लेख है मौर्य शासक अशोक से संबंधित, और यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां पे मिले हैं, दमदमा से, ये भी डिस्कशन किया था, याद करिए, थोड़ा सोचिए, रिवाइज करिए, और ये क्वेश्चन अपने मन से आप लोग को अटेम्प्ट करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी क्रैश कोर्स जो लोग ज्वाइन किए हैं, ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो वहां पे डिस्कशन किया था कि दमदमा, दम घुट के मर गए सब, ऐसे ऐसे समथिंग। तो 3 मानव कंकाल कहां पे मिले, दमदमा से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, यानी आप देखोगे इलाहाबाद के आसपास है, प्रयागराज है ना, तो इसके आसपास है। यहाँ पर सराय नाहर राय, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है,
तो ये दो लोकेशन आपको दिमाग में रखना है। और सराय नाहर राय क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पे मानवीय आक्रमण के युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिए। यहाँ पर युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य कहां पर मिलता है? सराय नाहर राय में। और ये दूसरा फैक्ट है, दमदमा में 3 लोग की इकट्ठे कब्र मिली है ना। तो ये दो चीज महत्वपूर्ण हो गई। अगला है, कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? ये भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि डाइमेकस जो एंटीओकस था सीरिया का जो राजा था, उसने भेजा था बिंदुसार के दरबार में, ठीक है। तो डाइमेकस को भेजा था एंटीओकस, सीरियन राजा, सीरिया का राजा एंटीओकस, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको रखना है ना। और नियार्कस, आनेसिक्रिटिस और अरिस्टोबुलस, यानी ये तीनों आए थे सिकंदर के साथ भारत में, तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये भी दिमाग में रख लेना है। अगली बार हो सकता है पूछ दे कौन आया था भारत में, और यही दे दे आनेसिक्रिटस, है ना, अरिस्टोबुलस, नियार्कस, ठीक है। तो ये देखिएगा, तो ये सीरिया के राजा एंटीओकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को मौर्य दरबार में भेजा था। किसमें अशोक का नाम उल्लेख है निम्नलिखित में से? ये क्वेश्चन यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार यूपीएससी वाले भी आजकल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखोगे गुर्जरा, मस्की और नेत्तूर और उद्गेलन, ये 4 लेख हैं जहां पे अशोक के नाम मिलते हैं, ठीक है। बाकी जनरली अशोक के नाम नहीं मिलते हैं। पियदस्ती, ये सब वहां पे नाम मिलते हैं, ठीक है। देवनाम, पियदस्ती, ये सब मिलते हैं, ठीक है। तो अशोक, आप देखोगे यहाँ पर मस्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उद्गेलन लेखों में इसके नाम यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ये भी हम लोगों ने प्रॉपर डिस्कशन किया, क्वेश्चन ही यही कराया था उस समय जब त्रिकोणात्मक संघर्ष पढ़ा रहा था, तो कि चोल नहीं थे, ठीक है। प्रॉपर ये डिस्कशन किया था कि प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट कन्नौज के आसपास के क्षेत्र को लेकर काफी झगड़ा किए, अंततः गुर्जर प्रतिहार विजेता रहे, और ठीक है, ये मैंने वहां पे प्रॉपर डिस्कशन किया था, चोल वहां पे नहीं थे, ठीक है। तो आप देखिएगा 200 वर्षों तक तीनों ने लड़ाई की, अंततः गुर्जर प्रतिहार यहाँ पर जीते थे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन समाप्त होता है। बहुत बहुत थैंक्स आप सभी को देखने के लिए। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, जो लोग अभी तक ये ज्वाइन नहीं किए हैं क्रैश कोर्स, आप लोग कर सकते हैं अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हो, जो ओपन वीडियोस है। 8840751912 ये मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट करिए, तो आपको सारा जो भी वीडियोस है वो मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।